नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लंबे समय के इंतजार के बाद हरियाणा कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर हरियाणा कांग्रेस संगठन निर्माण की दिशा में एक अहम कदम बढ़ा दिया है। पार्टी संगठन निर्माण को लेकर सजग नजर आ रही है, लेकिन 11 साल बाद हरियाणा कांग्रेस में संगठन में हुए विस्तार में एक बार फिर से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा साफ नजर आया। जारी हुई सूची में कुल 32 नाम हैं। माना जा रहा है कि इनमें से 19 नेता हुड्डा गुट से हैं, जबकि 11 नेताओं का संबंध कुमारी सैलजा खेमे से है। एक जिलाध्यक्ष को न्यूट्रल माना जा रहा है और एक नाम राहुल गांधी के सीधे कोटे से आया है। ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि पार्टी ने जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। अब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का इंतजार है। मैदान में कांग्रेस के योद्धा तो हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या हमेशा से गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस अब गुटबाजी से मुक्त हो पाएगी? क्या कांग्रेस के ये योद्धा पार्टी को मजबूत संगठन और संतुलन दे पाएंगे? ये सवाल है। तो क्या कहती हैं कांग्रेस की तैयारियां और प्रदेश संगठन को मजबूत करने के लिए जो सूची जारी की गई जिलाध्यक्षों की, वो कितनी दमदार है? हालांकि युवाओं को ज़्यादा मौका दिया गया है, बीसी, ओबीसी और एससी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं उतनी तवज्जो इस बार इस सूची में देखने को नहीं मिली है। सिर्फ एक महिला को मौका दिया गया। आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या कहती है? 11 सालों के लंबे इंतजार के बाद सूची तो जारी हो गई, लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होगा? क्या संगठन मजबूत होगा? क्या संगठन सृजन की दिशा में बैलेंस देखने को मिलेगा? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। देर और लंबे इंतजार के बाद प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा आखिर कर दी गई। 22 जिलों के लिए संगठन के लिहाज से 33 में से 32 जिला अध्यक्षों की सूची तो सामने आ गई। बस एक शहरी जिला अध्यक्ष का नाम फाइनल होना बाकी है। सूची पर गौर करें तो इसमें फतेहाबाद के जिला अध्यक्ष बने अरविंद शर्मा सबसे उम्रदराज हैं। उनकी उम्र 66 साल है, जबकि गुरुग्राम रूरल से जिला अध्यक्ष बने वर्धन यादव सबसे कम उम्र 33 साल के हैं। जिला अध्यक्षों की औसत उम्र 52 साल है। 10 जिला अध्यक्ष 50 साल से नीचे के हैं। हैरानी इस बात की जरूर है कि संगठन और चुनावी टिकटों में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करने वाली कांग्रेस ने 32 जिला अध्यक्षों की सूची में सिरसा से जाट समाज से संतोष बेनीवाल के रूप में एक ही महिला को जिला अध्यक्ष बनाया है। खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में, जो 11 साल से संगठन नहीं बन पाया था, उसकी शुरुआत हो गई है और जो मेन कड़ी है जिलाध्यक्षों की, उनकी घोषणा हो गई है। अब बहुत शीघ्र ही ब्लॉक में और जो जिले में जो कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची में हुड्डा गुट का दबदबा साफ दिख रहा है। वो अपने 16 समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनवाने में सफल रहे, जबकि कुमारी सैलजा करीब 10 समर्थकों, कैप्टन अजय यादव 2 और सुरजेवाला के हिस्से में भी 1-2 जिलाध्यक्ष आए हैं। 2 न्यूट्रल जिलाध्यक्ष बने हैं। और हाँ, जिलाध्यक्षों की सूची सामने आने के बाद कई जिलों में हुड्डास के कई पुराने और निष्ठावान समर्थक निराश हैं। उनका कहना है कि पहले तो उन्हें विधानसभा चुनाव की टिकट का दिलासा दिया गया, टिकट नहीं मिली तो जिला अध्यक्षों का सपना दिखाया गया, पर पार्टी के फैसले के आगे वो लाचार हैं। पार्टी के लिए काम करेंगे, हर बूथ पर जाकर, हर गांव में जाकर, हर गली में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे और पार्टी के एक जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं उनको जगाने का काम करेंगे। जो हमारे कांग्रेसी, जिनको कुछ लोगों ने कुछ टाइम से हमारा संगठन नहीं था, उन लोगों की पूछ नहीं हो पाई, तो उनको जा करके उन लोगों को जगाने का काम करेंगे। मैंने देखा कि इतने तो हुड्डा गुट के बने हैं, इतने सैलजा गुट के बने हैं, इतने किसी दूसरे गुट के बने हैं। इस गुटों में जिनके विचारों में कहीं दूर दूर तक समानता नहीं है, चलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं।
और अब पानीपत की बात। 33 जिलाध्यक्षों में से एकमात्र पानीपत शहरी जिलाध्यक्ष का पद अभी होल्ड पर रखा गया है। इसकी वजह हुड्डा और शैलजा में अपने अपने समर्थक नेता को ये पद दिलाने की होड़ है। वैसे पानीपत ग्रामीण का जिलाध्यक्ष तो पार्टी ने बना दिया, पर विधानसभा चुनाव में ग्रामीण सीट पर टिकट की दौड़ में पिछड़ने वाले और जिसे टिकट दिया गया उसके विरोध में घर बैठ गए करीब आधा दर्जन कांग्रेस नेता इस नई नियुक्ति को डमी मान रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने पहले विधानसभा टिकट गलत दिया, अब ये पद भी जिसकी पैरवी से मिला वो कोई रिजल्ट देगा, इसकी उम्मीद उन्हें कम है। देसी भाषा में एक कांग्रेस नेता ने इसे फैल बता दिया। खैर, गाड़ी तो चलानी ही है। अब इस सूची के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर पर फैसला आना है। इसमें अब 1 से 1.5 महीना लग सकता है। वैसे 22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी कांग्रेस सदन में ऐसे ही काम चला सकती है। इंतजार अभी बाकी है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की अपनी सूची जारी कर दी, बीती देर रात जारी की है और इसमें पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, सूची आखिर कहती क्या है, कितना संतुलन बैठाल कर रखा गया है। हालांकि हुड्डा खेमे का दबदबा इस सूची में भी देखने को मिल रहा है और आगे क्या वो टकराव कम हो पाएगा, क्या वो गुटबाजी जो पार्टी के अंदर अक्सर देखने को मिलती रही है, क्या वो थमेगी, तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ, जो तैयारियाँ हैं जिसकी हम अक्सर चर्चा करते रहे और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी सवाल उठाता रहा कि कांग्रेस की तैयारियां ना के बराबर हैं। अब तो तैयारी में मैदान में उतर आई है कांग्रेस, ये कहा जा सकता है। जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो गई, क्या कहती हैं तैयारियां पार्टी? देखिए सौरभ, सूची तो आनी थी, भले ही देर से आई है और सूची में नाम होने थे वो भी आए हैं, लेकिन मैं एक बतौर जर्नलिस्ट अपनी राय रखूं, मेरे को लगता है संतुलित है सूची, क्योंकि इसमें जैसा हमने रिपोर्ट में दिखाया 10 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं 32 में जिनकी उम्र 50 साल से नीचे है। सबसे ज्यादा उम्र वाला 66 साल का, सबसे उम्र कम वाला 33 साल का है। तो इनमें अनुभवी भी नेता है। वो 4 वो भी है जिन्होंने चुनाव विधानसभा का लड़ा, जीत नहीं पाए। कुछ पूर्व विधायक भी हैं। एक रोचक बात यह है सौरभ, कुरुक्षेत्र से पूर्व विधायक मेवाराम को मौका दिया गया कि कुरुक्षेत्र देखिए मौजूदा सीएम नायब सैनी का पैतृक जिला है। वो रहने वाले तो नारायणगढ़ के अंबाला के, लेकिन लाडवा से और कुरुक्षेत्र में वो ज्यादा सक्रिय रहे हैं। अब उनका घर भी जो है, उनका जो अपना घर है ब्रह्म सरोवर पर बना हुआ है और कुरुक्षेत्र में है। हालांकि नारायणगढ़ अंबाला से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन लाडवा कुरुक्षेत्र में उनकी गतिविधियां रही है, जैसे उन्होंने पढ़ाई भी की। तो मेवाराम जो है, मेरे को लगता है एक अच्छे नेता है, पूर्व विधायक है और काफी सक्रिय रहे हैं। तो एक एक आदमी को सोचकर पद दिए गए, कौन कहां फिट बैठ सकता है। सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया है। सभी जातियों को लगे कि हमारा मान सम्मान हुआ है, हमारी बात भी की गई है, हमारी इंडक्शन हुई है टीम में, हम भी शामिल है। लेकिन एक पानीपत वाला जो केस है, देखिए टोटल 33 जिलाध्यक्षों के पद है। हरियाणा में जिले 22 हैं, लेकिन 33 क्योंकि अंबाला में तीन जिलाध्यक्ष है, एक अंबाला कैंट का, अंबाला सिटी का, अलग अलग विधानसभा, और एक रूरल का। 9 जिले ऐसे हैं जहां 2-2 जिलाध्यक्ष हैं, बाकियों में एक भी है। कुल मिलाकर 22 जिलों के लिए 33 जिलाध्यक्ष बनाने हैं, लेकिन 32 की घोषणा हो गई। एक पानीपत शहरी का रह गया है। लेकिन जो पानीपत ग्रामीण का एक जिलाध्यक्ष बनाया है, जिसको बनाया है वो व्यक्ति तो मेरे को लगता है उसके बारे में दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पैरवी की है या जो उसको अब गाइड करना चाह रहे हैं, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जी। पानीपत ग्रामीण का जब टिकट कांग्रेस ने दिया था तो बहुत सारे लोग नाराज थे। भूपेंद्र हुड्डा के पुराने संघर्ष के साथी, जिनको 20-25 साल हो गए थे, टिकट मांग रहे थे। करीब आधा दर्जन तो ऐसे थे जो भूपेंद्र हुड्डा के खास थे, पुराने और वफादार थे। उनको टिकट नहीं मिला, एक बाहरी को टिकट मिला तो वो रूठ कर घर बैठ गए थे और आज भी बैठे हैं। आज मैंने कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि जिस आदमी को बनाया हमारे को उससे नहीं, लेकिन जो उसको चलाएगा, जो उसको गाइड करेगा। आज ऐसा भी हुआ, उसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने पैरवी की। तो उनको लगता है कहीं डमी जिलाध्यक्ष साबित ना हो, क्योंकि जो मजबूत नेता है वो अपने घर बैठे हैं। अभी भी वो पानीपत ग्रामीण की जो टिकट दी गई थी उसका विरोध कर रहे थे कि बाहरी को टिकट दिया, हम इतने साल से काम कर रहे हैं। तो वो लोग सब आज कोई बधाई तो दिए वो फोन पे, लेकिन मिला कोई नहीं। तो मेरे को लगता है ये दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए पानीपत ग्रामीण जिलाध्यक्ष का। अभी शहरी का
उसका फैसला अभी होना है। महेश, ये तैयारियां क्या कहती हैं कांग्रेस की, और जिस तरह से बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, क्या संतुलन बैठा पाएगा शीर्ष नेतृत्व, या जो ये सूची जारी हुई है इसमें क्या संतुलन नजर आता है? इस बार देखने को ये मिल रहा है कि युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका दिया गया है, एक बैलेंस करने की कोशिश की गई। साथ ही महिलाओं की जो बात पार्टी करती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये तमाम योजनाएं, तमाम नारे हमने भी सुने, लेकिन अब वो सूची में तो गायब है। देखिए सौरभ, पहले मैं पॉजिटिव बात कर लेता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिविटी ये है कि ना से तो हाँ भली, कुछ भी नहीं था, 11 सालों में संगठन नाम की चीज नहीं थी, तो ऐसे में कमजोर है मजबूत है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम संगठन तो है। अब तक तो कांग्रेस पार्टी बिना संगठन के ही, बिना बैसाखियों के ही चलने की कोशिश कर रही थी और बेहद कमजोरी की स्थिति में नजर आ रही थी। ना से हाँ की स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी आ चुकी है, और ये जो माना जा रहा था कि बनेगा भी कि नहीं बनेगा, क्योंकि बीते 11 सालों में कुमारी शैलजा कोशिश कर चुकी थी, उससे पहले अशोक तंवर कोशिश कर चुके थे, उदय भान कोशिश कर चुके थे, 3 प्रदेशाध्यक्ष जा चुके थे, लेकिन किसी भी लिस्ट को फाइनल वो नहीं करवा पाए और किसी भी तरह के संगठन का ऐलान नहीं हुआ। अब बारी इस बात की है कि क्या ये लिस्ट बेहतर मान ली जाए, तो मुझे लगता है कि बेहद कमजोरी की स्थिति कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर देखने को मिली है। निराशा की स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। जिस कदर यहाँ संतुलन, तो जरूर बेहतरी की बात ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उम्र दराज लोगों को यहाँ आगे करने की कोशिश नहीं की गई, और एक जो एज ग्रुप है वो इस तरीके से रखा गया है कि हाई एनर्जी लेवल ऐसे लोगों का हो और उम्र की वजह से किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये तो आप मान सकते हैं कि युवाओं को आगे लाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, ओबीसी को एक ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं की संख्या का कम होना, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हो सकती है। उससे भी बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए जो इस वक्त इस लिस्ट में बनी हुई है वो जाट वोटर्स को लेकर है। जाट नेता खासे नाराज इस वक्त कांग्रेस पार्टी से नजर आ रहे हैं, और नाराजगी की हालत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन कर ये नाराजगी जाहिर की गई थी, लेकिन दोनों ही तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए और ये कहा गया कि ये तो राहुल गांधी की लिस्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, राहुल गांधी ने खुद ये लिस्ट बनाई है, तो ऐसे में हमसे नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में यहाँ जाट वोटर जो है वो खासा नाराज इस वक्त नजर आ रहा है। जाट वोटर से ज्यादा मैं कहूंगा जाट नेता जो इस कुर्सी पर बैठना चाहते थे, उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से वो दूर हैं और यहाँ कांग्रेस पार्टी में भी उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में अब उनके पास क्या विकल्प बचता है, वो विकल्प की तलाश कर सकते हैं। ये जाट नेताओं की तरफ से जो रिएक्शन है वो दिया जा रहा है, और ये बात कही जा सकती है कि बहुत मजबूत चेहरे सामने किए गए हों, ऐसा लगता नहीं है। कमजोरी की स्थिति इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है, और रणबीर गंगवा जिस तरीके से कह रहे थे कि अब तक भी ये जिक्र चल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इतने, रणदीप सिंह सुरजेवाला के इतने और कुमारी शैलजा इतने जिलाध्यक्ष बना पाने में कामयाब हुई। यही तो काम था जो राहुल गांधी खुद करना चाहते थे, और ये कहा था कि कोई सिफारिश ना करे। फिर ये किसकी सिफारिश थी कि कोटा सिस्टम एक बार फिर से लागू हुआ, और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कितने हैं वो गिन लिए गए, शैलजा के कितने हैं वो गिन लिए गए। ये गिनती खत्म और एकजुटता कांग्रेस पार्टी में नजर आई। यही कांग्रेस पार्टी की चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती से ऊपर, उस चुनौती से पार कांग्रेस पार्टी नहीं पा पाई। वीरेंद्र जी, ये तैयारियां जो पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं, सूची जो देख रहे हैं, आज जिस तरीके से जिक्र भी किया जा रहा है कि एक बैलेंस सूची देने की कोशिश पार्टी ने की है, जातीय समीकरणों की बात करें और अपने अपनों की बात करें, क्या कुछ लगता है सूची को देखने के बाद, क्या कहती हैं पार्टी की तैयारियां आगे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी? क्या पार्टी मजबूत है, एकजुट हो पाएगी? देखिए, पार्टी के हर नेता का किसी ना किसी नेता से जुड़ाव है, तो ऐसे में उनकी छाया जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो लेकिन एक बात है कि जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं उनका चयन नहीं हुआ, मतलब दूसरी पंक्ति के नेताओं को महत्व दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि पार्टी संगठन में बदलाव की ओर है। लेकिन देखिए, ये तो माना जाएगा, ये गिनती भी होगी किस जिला अध्यक्ष का किस नेता के जुड़ाव है, किसके प्रति विशेष लगाव है, तो उसकी नियुक्ति में उस नेता का हाथ माना जाएगा। और ये कि इस बार कांग्रेस ने एक बात, सिर्फ एक महिला को जो जिला अध्यक्ष बनाया, ये निश्चित खटकने वाली बात है, और ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। या तो कांग्रेस के पास दावेदारों की कमी है, या कांग्रेस के बड़े नेता नहीं चाहते कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। और हालांकि ये निश्चित है कि ओबीसी चेहरों को महत्व दिया गया है, पार्टी में सबसे ज्यादा ओबीसी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जाट समुदाय उसके बाद नंबर आता है, फिर ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय में संतुलन बनाया गया है। तो ये तो देखिए
सोशल इंजीनियरिंग की बात नहीं, लेकिन जो ये जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे? क्या कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत सकेंगे? कार्यकर्ताओं की आवाज बन सकेंगे? संगठन में गतिशीलता ला पाएंगे? ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जितनी मेहनत कांग्रेस ने अपने संगठन बनाने में की है, अगर इतनी मेहनत विधानसभा उम्मीदवारों के चयन में की होती तो शायद आज परिणाम कुछ और होता। अब निर्णय तो हो गया, देखिए कुछ लोगों में प्रतिक्रिया भी होगी, लेकिन कोई इसका असर होगा नहीं। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं, दूसरे नेता भी कहेंगे, उनको कहने का मौका भी है भाई ये सूची तो राहुल गांधी के स्तर से बनी है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है जी। तो इसका कोई ज्यादा विरोध होगा भी नहीं। किसी नेता का में इतना साहस भी नहीं होगा कि वो इससे विरोध कर सके। और संतुलन भी बनाया गया है, मतलब कैप्टन अजय यादव को भी उनके रेवाड़ी में जो उनकी इच्छा का जिलाध्यक्ष बनाया गया, कुमारी शैलजा का उनके प्रभाव क्षेत्र में बनाया गया, रणदीप सुरजेवाला का उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो उनका समर्थक है उनको बनाया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जहां जो गढ़ है उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी राय है, उसको महत्व दिया गया जी। तो ऐसे में विरोध होना तो अब कोई संभव है नहीं। अगर पानीपत शहरी का कुछ गतिरोध बना हुआ है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बाद जो है अब प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का जो चयन है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और वो देखिए अब तो घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी घोषणा में विलंब होगा अटकलबाजी चलेगी, कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बनेगा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने अगर जिला अध्यक्ष बनाए हैं तो उन पर किसी व्यक्ति विशेष की छाप नहीं है, वो तो संगठन की दृष्टि से बनाए जाते हैं। लेकिन जो अब मार्केटिंग के कमेटी के चेयरमैन बनाए जाएंगे, वाइस चेयरमैन बनाए जाएंगे, या जो अभी मनोनीत पार्षद किए गए तो उनमें किसी ना किसी नेता की छाप है। तो इसलिए लेकिन संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी में पारदर्शिता है। भारतीय जनता पार्टी जो संगठन निष्ठ है, कार्यकर्ता उनको महत्व देती है। तो कांग्रेस में हालांकि देखिए पूरी कोशिश तो की गई है, लेकिन कुछ लोगों को गले नहीं उतर पाएंगे तो, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं होगा। तो ऐसे में अब कांग्रेस का संगठन किस गति से काम करेगा, अब उसके अभियान है, अब उनके अभियानों में जनता कितना जुड़ेगी, कार्यकर्ता उसको कितना गति देंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस संगठन सृजन का जो अभियान किया था कांग्रेस उसमें सफल तो रही है, लेकिन महिलाओं के मामले में कांग्रेस पिछड़ गई है। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है और महिलाओं को अगर नए प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो ये विपरीत संदेश जाएगा। तो ये कांग्रेस संगठन के लिए चिंता का विषय है। वीरेंद्र जी, बेहद अहम बात है जिसका जिक्र देवेंद्र ने भी किया, महेश ने भी किया। जाट बनाम गैर जाट, ये राजनीति हरियाणा में अक्सर देखने को मिलती रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। सत्ता के जो शिखर है उस पर पहुंचाने के लिए एक एक वोट की कीमत देखी गई, चाहे हम दक्षिण हरियाणा की बात करें, इरवल बेल्ट की बात करें, या फिर जाटों के मुख्य केंद्र क्षेत्र की बात करें। लेकिन अब सवाल यह है कि जो गैर जाट हैं, जिसका जिक्र महेश कर रहे थे, उन पर ज़्यादा फोकस देना और जाटों में कहीं ना कहीं मायूसी होना, क्या पार्टी के लिए कोई बड़ी समस्या बनकर उभर सकता है आने वाले समय में? क्या जिलाध्यक्ष में भी, क्या अब आने वाले समय में संतुलन देखने को मिलेगा? जिलाध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष में कह सकते हैं कि हाँ नहीं, प्रदेश अध्यक्ष अब कोई जाट चेहरे को प्रोजेक्ट करेगी पार्टी? देखिए पार्टी की जो अच्छी जो मतलब एक धारणा है, जो 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 जाट समाज जो चाहता है वो सत्ता चाहता है, सत्ता से जुड़ाव चाहता है। जिला अध्यक्ष से इसमें कोई इतना कोई जातिगत समीकरण का कोई इतना लेना देना नहीं है। कौन अध्यक्ष बन गया, इसको जाट समुदाय हो या गैर जाट हो, इससे कोई सरोकार नहीं है जी। क्योंकि देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी में वो सब अपने अपने दृष्टिकोण से बनाते हैं, लेकिन सत्ता किसके पास आती है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होता है, ये एक समाज की भावनाएं जुड़ती हैं। और जब उस समाज की भावनाएं जुड़ती हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे समुदाय से ही अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारे काम होंगे। तो देखिए जाट और गैर जाट की राजनीति तो रही है, पहले से आ भी रही है। और अब जो है कांग्रेस ने एक जातीय संतुलन बनाया है, और ये संतुलन क्या आगे विधानसभा चुनाव के समय भी दिखाई देगा? क्या जब मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित होगा, क्या ये संतुलन उस समय भी दिखाई देगा? तो ये बात है। हालांकि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि 4 जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, हर वर्ग के उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने ढंग से राजनीति करती है, अपने ढंग से रणनीति बनाती है। अब कांग्रेस जो है आगे आने वाले समय में किस रणनीति पर उतरेगी? देखिए प्रदेश अध्यक्ष किसी भी समुदाय का हो, इससे आम सिर्फ कार्यकर्ताओं की रुचि का विषय हो सकता है, जनता का इससे कोई लगाव नहीं, जनता में इसकी कोई रुचि नहीं है। क्योंकि देखिए काम तो सत्ता के माध्यम से होते हैं। जब विधानसभा चुनाव होंगे तो या तभी ये होगा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उस समाज की भावनाएं उस व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाती हैं।
देवेंद्र, क्या ये जो सूची आई है इसको देखकर ये कहा जा सकता है कि अक्सर चर्चाओं में रहने वाली कांग्रेस पार्टी गुटबाजी को लेकर अब वो गुटबाजी थमेगी, विराम लगेगा? देखिए सौरभ, 3-4 बातें हैं। एक तो जो ओबीसी की बात हो रही थी, क्योंकि बीजेपी के लिए फॉर्मूला हिट रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदला गया था, ओबीसी व्यक्ति जो नायब सिंह सैनी थे उन पर फोकस किया गया और वो क्लिक कर गया। तीसरी बार सरकार बन गई। तो ओबीसी को जो वर्ग कांग्रेस से दूर चले गए थे, बीजेपी के आकर्षण में, मोह पाश में बंध गए, कांग्रेस उनको वापस खींचना चाहती है। पंजाबी वर्ग है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सौरभ, जो आज ही मेरे सामने आई है, डेवलपमेंट जिसको कहते हो। भूपेंद्र हुड्डा के बहुत करीबी लोग हैं। देखिए सोनीपत, झज्जर और रोहतक, ये भूपेंद्र हुड्डा का मजबूत गढ़ है। और क्योंकि सोनीपत और रोहतक से लगता पानीपत है, तो पानीपत में भी जो ग्रामीण का एरिया है, आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था, ये बात नोट करने वाली है कि भूपेंद्र हुड्डा के जो हम पुराने साथी थे, उस व्यक्ति का ये कहना था कि आधे से ज्यादा जो भूपेंद्र हुड्डा की जय बोलते थे, उनको नेता मानते थे, जब विधानसभा के चुनाव हुए टिकट नहीं मिली, और अब जब उनको ये कहा गया था कि जिला अध्यक्ष में आपका ध्यान रखेंगे, अब वो खाली हाथ रह गए। तो उनका ये कहना है कि एक जाट नेता का ये कहना है कि बहुत सारे जिलों में जो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की जय बोलते थे, 50% अब वो इनसे छिटक रहे हैं। उनका ये कहना है कि मतलब उनको दिलासा दिया गया, उनके लिए किया कुछ नहीं गया। अब हम ये देखेंगे नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, शायद उन लोगों की आस्था वहां जुड़े, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के टाइम लंबे समय तक उनके हाथ रहे, उन्होंने उनको साथ लेकर चले। विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं कोई सरकारी काम होता है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र हुड्डा, आज भी उनका फोन चला जाए पुलिस डिपार्टमेंट, डीजीपी में ऑफिसर के पास काम होते हैं। इतना तो रुतबा होता ही है एक्ससीएम का। हमने ओम प्रकाश चौटाला को भी देखा, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तभी वो लोगों के काम करवाते थे। इतनी साख तो होती है। तो आज जिस शख्स ने मेरे को कहा कि आज पूरे जिलों में हरियाणा के 50% जो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को नेता मानते थे, वो लोग अब निराश हैं विधानसभा की टिकट न मिलने के कारण, क्योंकि जिस तरीके से बांटी है। और अब जिला अध्यक्ष की सूची आने के बाद इन लोगों का ये कहना है कि अब जब प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, हम अपनी आस्था तब दिखाएंगे। तो मतलब ये कोई डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। बिल्कुल, आप ही के सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। महेश, सवाल यही है कि अब जिस तरह से जो उदासीनता की स्थिति बनी हुई है, जिनको जो जाट थे उनको टिकट नहीं दिया गया, यानी कि एक पद नहीं दिया गया जिस पद की वो मांग कर रहे थे, अब उनको पद नहीं मिला, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये वो उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उनमें किन किन नामों को शामिल किया जा सकता है। जिस संतुलन की हम अक्सर बात करते रहे कि संतुलन की कमी देखने को मिलती रही है, क्या आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष के रूप में या फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो संतुलन पार्टी बना पाएगी, या एक मजबूत विपक्ष दे पाएगी हरियाणा को? देखिए सौरभ, जैसे ये लिस्ट जिला अध्यक्षों की सामने आई है, उसमें एक और जो चीज निकल कर सामने आई वो यही था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व कायम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व अगर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कायम है, तो फिर ये संभव हो पाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया जाए। जाटों में अगर नेता प्रतिपक्ष का चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बना दिया जाए, तो जाटों को किसी हद तक सेटिस्फाई किया जा सकता है, किसी हद तक सेटिस्फाई किया जा सकता है। वो अलग बात है कि इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी ही चाहिए, लेकिन चूंकि विपक्ष में है तो ऐसे में सबसे जो मजबूत कुर्सी मानी जाती है विपक्ष की, वो नेता प्रतिपक्ष की है। और नेता प्रतिपक्ष अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से उसी कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो मैटर है किसी हद तक कांग्रेस पार्टी रिजॉल्व कर सकती है। लेकिन जहां तक प्रदेशाध्यक्ष की बात है, तो ये मानकर चलिए कि प्रदेशाध्यक्ष या तो फिर ओबीसी में से देने की कोशिश की जाएगी, कोई ब्राह्मण चेहरा देने की कोशिश की जाएगी, या फिर जो अनुसूचित जाति का कार्ड लगातार कांग्रेस पार्टी खेलती रही है, वो एक बार फिर से आजमाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगी। अगर नया एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर ओबीसी की तरफ जा सकते हैं, अगर नया एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर ब्राह्मण चेहरे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो फिर ऐसी चेहरा ही तलाशने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। फिलहाल इस लिस्ट के सामने आने के बाद ये माना जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कमजोर नहीं हुए हैं। और जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को उठाया और हरियाणा का जिक्र किया है, अब यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र
को ये लगने लगा कि उनकी तो क्लीन चिट आ गई, ठीक है। अब उन्हें अपने हार के कारणों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये एक बात कह सकते हैं कि राहुल जी ने भी कहा कि वोट चोरी हो गए, और यही जिक्र वो अब बार बार कर रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, दीपेंद्र की बात की जाए कि हम तो जीते पड़े थे, वोट चोरी हो गए इसलिए हार गए। तो ऐसे में हार का जो कलंक है वो भी भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे से हटता नजर आएगा। जैसे ही वोट चोरी का जिक्र हरियाणा के संदर्भ में राहुल गांधी की तरफ से जाहिर किया गया, तो मानकर चलिए नेता प्रतिपक्ष अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे तो फिर एससी या ओबीसी चेहरा प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस पार्टी के लोग बिठाएंगे ही। फिर अगर महिलाओं में किसी तरह की कमी देखने को मिली है तो हो सकता है फिर किसी महिला को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारियां इस तरह के किसी एसोसिएटेड पद पर उन्हें दी जा बैठा दिया जाए। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में चाहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष कब तक मिल जाएगा? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का तो कभी भी नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी भूमिका तो तैयार हो चुकी है। ठीक है। ये तो पार्टी हाईकमान ने घोषणा करनी है। देखिए, निर्णय तो पार्टी ने कर लिया है, लेकिन इसकी घोषणा कब करेगी ये देखने वाली बात है। चले। और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा नजर आता है तो उसका कारण है उनका पूरे हरियाणा में जनाधार है। कुमारी शैलजा का अंबाला और सिरसा तक सीमित है, और रणदीप सुरजेवाला का अपने वर्ग विशेष तक सीमित है, और कैप्टन अजय यादव का अहिरवाल के कुछ क्षेत्र तक सीमित है। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमें दबदबा नजर आता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस की आगे की तैयारियां क्या कुछ कहती हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या कुछ पार्टी रणनीति बनाती है, देखना बेहद अहम होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।